गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में हम लोग फिलहाल अभी ऑनलीगल प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं। बैच के देखते हैं बैच के प्रसार में। तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है टीचर्स एकेडमी। इसमें आपका सब्जेक्ट होम साइंस, लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है प्लस नोट्स। इसके साथ आपकी टेस्ट सीरीज है और इसके साथ ही आपके 6 मंथ की क्या है वैलिडिटी भी इसकी है। तो चलिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्रैक्टिस चल रहा था, तो कुछ प्रैक्टिस तो लगभग कंप्लीट हो गए, जैसे कि विटामिन और आज फैट्स की भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, जो हम लोग ने लगभग इसमें पढ़ लिया था। थ्योरी इसकी पहले ही हो चुकी थी, ओनली अभी प्रैक्टिस चल रहा था। आज फैट का लास्ट है। अभी तक हम लोग 130 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे कि फैट हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग देखा भी था, कि पढ़ा भी था कि फैट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, औषधि के रूप में किसकी बात हो रही है? औषधि यानी मतलब दवा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दवा के रूप में या औषधि के रूप में किस वसा का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं संतृप्त की बात हो रही है, मतलब सैचुरेटेड की बात हो रही है। सेकंड विकल्प की बात करते हैं अनसैचुरेटेड की बात हो रही है। थर्ड विकल्प की बात करते हैं ना जमने वाला वसा की बात हो रही है। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं तो जमने वाले वसा की बात हो रही है। तो हमें इसमें ये बताना है कि औषधि के रूप में किस वसा का प्रयोग किया जाता है। संगीता रनकौर, गुड इवनिंग बेटा जी। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका जो आंसर होगा करेक्ट की बात करते हैं। आंसर पे आते हैं, औषधि के रूप में बात मतलब दवा के रूप में। तो अगर दवा के रूप में किसी फैट का प्रयोग करें तो उस फैट का प्रयोग होगा जो क्या होगा, हमारे शरीर में बिल्कुल भी उसका जमाव नहीं होगा। तो हमारा 2 फैट होता है, एक हम यहाँ पे बात करते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में जा करके जम जाता है। हमने देखा था फैट को 2 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल मधु जी का आंसर राइट है, संतृप्त है और संतृप्त है। बट इसमें एक ऑप्शन आप और देखेंगे, ना जमने वाला वसा। विकल्प देखिए, विकल्प पे दोनों दिया हुआ है और यहाँ पे ई राम का ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया है, ठीक है। ब प्लस स मतलब सी की, बी और सी की बात हो रही है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट है, दवा के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट में क्या है, ना जमने वाला भी तो वसा है ना हमारे शरीर में। जब दोनों ऑप्शन दिया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, बी एंड सी। और जो हमारा सैचुरेटेड होता है वो क्या होता है, जमने वाला वसा होता है। इसमें 5 प्रकार के फैट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्यूटारिक अम्ल हो गया, कैप्रिलिक अम्ल हो गया, ठीक है। हाँ ओके तो ये हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड उम्मीद है कंप्लीट हो चुकी होगा, क्योंकि जमने वाला और ना जमने वाला दोनों देख लिया। ऑप्शन नहीं था इसीलिए ऑप्शन बी प्लस सी कर दिया, क्योंकि औषधि और दवा की बात हो रही है। क्योंकि हमारे शरीर को चाहे सी बात है, इतनी चीज़ें हम लोग खाते रहते हैं, ऐसे ऐसे डाइट्स का यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पर दवा की आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है। और जब दवा की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी दवा का प्रयोग करेंगे जो हमारे शरीर में क्या हो, फैट के रूप में बिल्कुल भी ना जमे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, बी प्लस सी, जो क्या हो रहा है, औषधि के रूप में फैट के रूप में प्रयोग हो रहा है। संतृप्त और संतृप्त की बात कर दी जाए तो वसा को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक हमारा मुफा और दूसरा है हमारा पॉली। और सैचुरेटेड को भी 2 भागों में देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही कोलेस्ट्रॉल की बात पूछी जा रही है। किसकी बात पूछी जा रही है, कोलेस्ट्रॉल की बात पूछी जा रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 32 हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, मतलब जो अच्छा, किसकी बात हो रही है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वह किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका HDL, सेकंड ऑप्शन है आपका LDL, थर्ड ऑप्शन है आपका VLDL और फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी। तो हमें इसमें बताना है कि हमारे शरीर के लिए बेहतर यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे माना जाता है, HDL, VDL या फिर LDL की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो HDL, LDL और VDL ये तीनों किसके अंतर्गत है, लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत, लाइकोप्रोटीन
प्रोटीन के अंतर्गत। ये जो हमारे तीनों हैं लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। HDL का अर्थ होता है और LDL और VLDL, तो ये सभी क्या है, मतलब हाई डेंसिटी लो डेंसिटी की बात हो रही है। जब हम लोगों ने फैट्स में पढ़ा था तो हमने इसमें इस चीज़ को देखा था कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे कितने प्रकार के, हमारे शरीर के लिए कौन सा बेहतर था, कौन सा निम्न था और कौन सा क्या था, पुअर था। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर HDL की बात होगी, ठीक है। हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन और VLDL की बात हो रही है, वेरी लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। ये तीनों लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, HDL, LDL और VLDL, और ये हमारे फैट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा HDL, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। सेम स्कैप पे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि VLDL का फुल फॉर्म क्या है। तो हमें पता है कि VLDL क्या है, लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म की बात हो रही है, जो इसका पूरा फुल फॉर्म है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। बी ऑप्शन की बात करते हैं, वेरी हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, लो वेरी डेंसिटी। और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, हाई वेरी डेंसिटी। तो हमें इसमें बताना है VLDL का फुल फॉर्म बताना है कि इसका हमारा फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो हमने भी इसके पहले देखा था HDL और LDL और VLDL, तीनों की बात की थी, तीनों की बात की, तीनों लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। HDL LDL, तो तीनों क्या कहते हैं, प्रोटीन के अंतर्गत आ रहा था। तो इसमें लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत, लाइकोप्रोटीन में क्या फैट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा इसका फुल फॉर्म होगा ये हो जाएगा, V का मतलब हो जाएगा वेरी, किसकी बात हो रही है, वेरी, और L का मतलब हो जाएगा लो, D का मतलब होगा डेंसिटी और L का मतलब होगा लाइकोप्रोटीन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वेरी लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। हाई बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें H का कहीं भी प्रयोग नहीं है, ठीक है। लो वेरी डेंसिटी की अगर बात हो जाएगी, लो वेरी डेंसिटी ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल भी कोई प्रयोग नहीं है। हाई वेरी डेंसिटी का भी कोई उपयोग यहाँ पे होगा। हर शब्द का एक अर्थ है, V का अर्थ है वेरी और L का अर्थ है लो, D का अर्थ है डेंसिटी और L का अर्थ है लाइकोप्रोटीन। तो हमारा 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 हमारा ये कहता है कि वसी अम्ल, किसकी बात हो रही है, फैटी एसिड की बात हो रही है कि वसी अम्ल आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब आपस में एक फैट क्या हो रहा है दूसरे फैट से किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ। जाहिर सी बात है किसी न किसी सपोर्ट से ही तो जुड़ा होगा ना, तो किसके द्वारा वह जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ईस्टर बॉन्ड, किसकी बात हो रही है, ईस्टर बॉन्ड की बात हो रही है। सेकेंड है पेप्टाइड बॉन्ड की बात हो रही है। थर्ड है ग्लाइकोसैनिक बॉन्ड की बात हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमें इसमें से बताना है कि जो हमारा फैटी एसिड होता है आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रोटीन भी प्रोटीन से आपस में जुड़ा रहता है, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। कार्बोज में ग्लूकोज की बात करते हैं, वह भी आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो फैट होता है वह भी आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। लेकिन हमें इतना बताना है कि किसके माध्यम से या किस बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, वह आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा फैट है, वसी अम्ल है, यह आपस में किसके द्वारा जुड़ा, ईस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। किसके द्वारा, ईस्टर बॉन्ड के द्वारा। और अगर देखें कि भोज्य पदार्थों फैट जो होता है विटामिन, तो वो भी ईस्टर बॉन्ड के रूप में हमें देखने को मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। ग्लाइकोनिक की बात करते हैं तो ग्लूकोज या कार्बोज को क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 देखते हैं। ये घी तेल, किसकी बात हो रही, घी की बात हो रही, तेल की बात हो रही है, किस वसा के अंतर्गत आते हैं। मतलब वसा की बात हो रही है कि किस वसा के अंतर्गत घी और तेल आता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो सरल वसा की बात हो रही है। सेकंड विकल्प की बात करते हैं तो संयुक्त वसा की या यौगिक वसा की बात हो रही है। किसकी, संयुक्त या यौगिक।
या यौगिक वसा। तो सेकंड की बात करते हैं, संयुक्त या यौगिक की बात हो रही है। थर्ड की अगर बात करते हैं, व्युत्पादित की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, व्युत्पादित की या व्युत्पन्न की बात हो रही है। और अगर फोर्थ विकल्प की बात करते हैं तो सभी की बात हो रही है। यहीं पे देखिए, जब हम लोग वसा की बात करते हैं तो वसा को कितने भागों में डिवाइड करते, कितने प्रकार से पाए जा रहे थे, तो देख रहे थे, पहला सरल वसा, अगर सेकंड की बात करते हैं तो संयुक्त वसा, और अगर थर्ड की बात करते हैं तो किसकी बात, व्युत्पादित की बात हो रही है, व्युत्पादित या व्युत्पन्न की बात हो रही है। मतलब जब सरल वसा और संयुक्त वसा को मिलाते हैं तो व्युत्पादित वसा उत्पन्न होती है। और सिंपल सा अगर बात करते हैं, अगर साधारण से वसा जो यूज हो जाती है सरल वसा के रूप में प्राप्त होती है, और अगर दो को मिलाते हैं, जैसे कि लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, मतलब एक प्रोटीन मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है। अगर दो को मिलाकर बनाते हैं तो किसकी बात हो रही है, संयुक्त वसा या यौगिक वसा की बात हो रही है। इसमें हमारे चार आते हैं, ठीक है, यौगिक वसा या संयुक्त वसा के अंतर्गत चार आते, और जब सरल और संयुक्त तो मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, व्युत्पन्न या व्युत्पादित फैट बन रहा है। थर्ड, तो इसमें से हमें बताना है कि जो हमारा घी तेल है वह इन तीनों से अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है। डी के आंसर बात करें तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि व्युत्पन्न कैसे हो रहा है, संयुक्त और सरल क्या है, तो डी इज नॉट राइट आंसर। अब बात करते हैं घी और तेल की, तो जो हमारा घी और तेल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, सरल वसा। सरल वसा के अंतर्गत घी तेल क्या होते हैं, आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इसमें दिखा रहा है टोड स्किन, किसकी बात है, टोड स्किन मतलब जो कछुए होते हैं, कछुए जैसे जो हमारी स्किन हो जा रही है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, ऊपर से देखते हैं ना बहुत ज्यादा पत्थर जैसी हो जा रही है, तो टोड स्किन की बात हो रही है कि टोड स्किन रोग जो होता है किससे होता है, किसकी कमी से होता है। अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं वसा की कमी से, सेकंड विकल्प की बात करते हैं प्रोटीन की कमी से, थर्ड विकल्प की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से, और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं जल की कमी से। तो हमें चारों में से राइट आंसर बताना है कि जो हमारा टोड स्किन रोग होता है, कौन सा टोड स्किन रोग होता है, वह किसकी कमी से हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा था एक फाइनोडर्मा नामक बीमारी हो रही थी, कौन सी हो रही थी, फाइनोडर्मा, फाइनोडर्मा नामक जो बीमारी हो रही थी, कछुए जैसी जो स्किन्स हो जा रही थी, वह किसकी कमी से हो रही थी, वसा की कमी से हो रही थी। किसकी, वसा की कमी से। त्वचा कछुए जैसी हो जा रही थी, कछुए जैसी जो उसकी स्किन होती है, कछुआ तो हम लोगों ने देखा ना, उसके ऊपर जो रहता है उसकी जैसी हो जा रही थी। तो जो फाइनोडर्मा बीमारी होती है किसी वसा की कमी से, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा हो जाएगा। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन से कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमें जब प्रोटीन के कार्य पता है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी देखने को मिलेगी तो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, सेल्स का भी निर्माण नहीं कर पाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो अगर इसकी कमी हो जाती तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी हमें, इससे भी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। जल की बात करें तो अगर देखते हैं हमारे शरीर में जल 10% जल की क्या होती, कमी हो जाती है, तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कितनी, 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी, तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है। कितनी, 10% की बात हो रही है। अगर इसकी कमी हो और अगर कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी का काम नहीं करेगा, और प्रोटीन की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ग्लूकोज होती है, और अगर ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं दिया हुआ है तो मोनोसैकेराइड्स की बात होगी, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, और प्रोटीन की हमारी अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई जो आपस में क्या होते हैं, टूटते हैं। अगर फैट की बात करते हैं तो इसमें एस्टर को देखते हैं। चलिए, ये हमारे चार हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
सेम वही क्वेश्चन है ना 31 था हमारा कि जमने वाला वसी अम्ल, उसमें ना जमने वाले की बात हो रही थी और यहाँ पे जमने वाले वसी अम्ल की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा फैट है जो क्या हो रहा है, जम रहा है। तो जमने वाला वसी अम्ल कौन सा है? फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं असंतृप्त वसी अम्ल, सेकंड की बात करते हैं संतृप्त वसी अम्ल, थर्ड की बात करते हैं दोनों, और फोर्थ की बात करते हैं पूफा की बात हो रही, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही, जो हमारा पूफा का क्या है, फुल फॉर्म है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमें इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा फैट है, क्या हो रहा है, जो जमने वाला वसी अम्ल है, जो हमारे शरीर में जा करके जमने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, क्योंकि ना अगर ना जमने वाला होता तो असंतृप्त और पूफा हो जाता, तो दोनों आ जाता, लेकिन यहाँ पे जमने वाले की बात हो रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सैचुरेटेड वसी फैटी एसिड होगा, जो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जमने का कार्य कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वो जम जा रहा है। तो जमने वाला अवसी अम्ल कौन सा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत हम लोग ने देखा, जैसे ब्यूटारिक अम्ल हो गया, ब्यूटायरिक अम्ल, पॉमेटिक की बात होती है, और इसमें हमें देखने को 4-5 मिलते हैं, ब्यूटारिक, पॉमेटिक, आर्केटिक। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वसा क्या है, किसकी बात हो रही है, वसा की, फैट की बात हो रही है, कि सीधा सा पूछ रहा है कि वसा क्या है। तो ए विकल्प की बात करते हैं कार्बनिक उच्च वसी अम्ल है, विकल्प बी की बात करते हैं अकार्बनिक तत्व है, सी की बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और डी की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना जो हमारा फैट है वो एग्जैक्ट है क्या, फैट हमारा है क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि फैट में किन किन चीजों से, तत्वों से मिलकर बना, इसी के ध्यान में रख के इसी का आंसर हम करेंगे कि जो हमारा फैट होता है वह क्या है, कार्बनिक उच्च वसी अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है, हमें कार्बन की उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है। तो यह हमारा राइट आंसर होगा, फैट जो होता है कार्बनिक उच्च वसी अम्ल, अकार्बनिक तत्व नहीं है, अकार्बनिक का तात्पर्य से हो जाएगा जिसमें क्या हो जाएगा, कार्बन की उपस्थिति नहीं होती, कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति नहीं होती। तो यहाँ पे जहाँ कार्बन की उपस्थिति नहीं देखने को मिलेगी अकार्बनिक की बात हो जाएगी, और जहाँ हमें क्या हो जाएगा, कार्बन की उपस्थिति देखने को मिलेगी वो हमारा कार्बनिक उच्च वसी अम्ल हो जाएगा। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की बात करते हो तो किसे कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होता है प्रोटीन को कहते हैं, किसको कहते हैं, प्रोटीन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16 से 17%, 16% देखने को मिलती है। तो इसमें से आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, कार्बनिक उच्च वसी, फैट हमारा क्या है, कार्बनिक उच्च वसी अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देखते हैं, यहाँ पे 39 के बाद ही 40 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं उससे। फर्स्ट है जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इस पे हमें क्या करना है, भरना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रिकेट्स जैसे रोग संबंधित है, कैल्शियम के साथ और किसकी मात्रा क्या होती, अधिक दी जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं स्कर्वी की बात हो रही है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं बेरी, थर्ड की बात हो रही है ज्वर मतलब बुखार की बात हो रही है, और फोर्थ की बात हो रही है ऑस्टियोमलेशिया की बात हो रही है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी मतलब कि विटामिन सी की बात हो रही है, ठीक है, उसकी कमी से देखने को मिलेगा। बेरी की बात करेंगे, B1 की कमी की बात हो रही है ना, थायमिन की बात हो रही है, ज्वर मतलब जो बुखार की बात हो रही है। अब ऑस्टियोमलेशिया, तो हमारा जो रिकेट्स के साथ करेक्ट आंसर जो होगा ऑस्टियोमलेशिया, 1 का डी इज राइट आंसर। ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है उसमें कैल्शिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और जब सही प्रकार से कैल्शिफिकेशन नहीं हो पाता है तो हड्डियां क्या होती है, नरम व मुलायम हो जाती है, जो आसानी से क्या होती है, चोट लगने पे टूट जाती हैं, ठीक है, और समय के अकॉर्डिंग भर भी नहीं पाती हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया तथा रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है, और ऑस्टियोमलेशिया हमें प्रौढ़ों में देखने को मिलता है। यह रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिकता, जिनमें ये बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स जैसी बीमारी है, उनको कैल्शियम की मात्रा अधिक दी जानी चाहिए, जिससे उनका क्या हो सके, कैल्शिफिकेशन उसमें हो जाए, हड्डी क्या कहते हैं, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या हो, जमा हो। तो 1 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
वसा का अवशोषण होता है, वसा तो हमने खा लिया, यूज कर लिया, लेकिन अब उसके अवशोषण की बात करते हैं कि उसका अवशोषण क्या है। तो वसा के अवशोषण की अगर हम बात करते हैं, हाँ डी इज राइट आंसर, सरिता जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए वसा के अवशोषण की बात रहे, फैट के अवशोषण का कहाँ जाकर हमारे शरीर में पाचन हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ग्रास नली दिखा रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, बड़ी आंत। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, छोटी आंत। और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, मुख में, मतलब मुंह की बात हो रही है। ग्रास नली मतलब गले के पास जो नली, उसकी बात हो रही है। बड़ी आंत और छोटी आंत में तो हमें बताना है कि वसा का डाइजेस्ट या अवशोषण कहाँ हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि जो वसा हमारा होता है, फैट होता है, जब हमने उसका खा लिया तो उसका जो अवशोषण होना कहाँ पे होगा, छोटी आंत हमें देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, छोटी आंत में देखने को वसा का अवशोषण हमें देखने को मिलता है। मुख में नहीं होगा, ग्रास नली में बिल्कुल नहीं होगा, और बड़ी आंत में, छोटी आंत की बात बड़ी आंत में जाता है तो पहले इसकी जो प्रमुख वैल्यू दी जाएगी, छोटी आंत को दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पित्तरस जो होता है स्रावित होता है किसके, यकृत से या फिर पित्ताशय से या प्लीहा से या अमाशय द्वारा। पित्तरस किससे स्रावित हो रहा है, तो थर्ड का जो हमारा इस राइट आंसर होगा वह होगा यकृत के द्वारा, मतलब लीवर के द्वारा क्या हो रहा है, पित्तरस स्रावित हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर इज यकृत के द्वारा, क्योंकि पित्ताशय प्लीहा नहीं, अमाशय नहीं, लेकिन यहाँ पे यकृत के लीवर की बात है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पित्तरस हमें स्रावित होने को देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। निम्न में से मोटापे का क्या कारण है, मतलब जो शरीर हमारे फैट हो जाते हैं उसमें क्या होता है, मोटापे का क्या कारण है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, ज्यादा खाना। सेकंड की बात करते हैं, कम खाना। थर्ड की बात करते हैं, कभी कम और कभी ज्यादा खाना। फोर्थ की बात करते हैं, बिल्कुल ना खाना। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मोटापे का क्या हो रहा है, कारण बन जा रहा है। तो मोटापे का जो कारण होता है वो अधिक खाने से होता है। किससे, अधिक खाने से होता है। हमें जितनी जरूरत है तो मुझसे ज्यादा क्या करते हैं, खाते रहते, बैठे रहे, कुछ भी खा रहे हैं। अब उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं बची, लेकिन हम क्या खाएंगे, भले किसी भी प्रकार की समस्या, अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग जाएगी तो हमने उसको क्या कर लिया, अधिक खा लिया। तो अधिक तो खाए, लेकिन वो हम खा क्या रहे, अभी तो सारी चीजें तो हम प्रोटीन से जुड़ी नहीं खा रहे हैं, फैट ही खा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फैट खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे। तो यदि फैट या कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा खाना। सही बात है रिपु जी का आंसर, फोर्थ का आंसर है सी, कभी कम और कभी ज्यादा खाना मोटापे का सबसे एग्जैक्ट कारण है। ज्यादा खाना है, लेकिन कहने कभी ज्यादा कभी कम, तो वही चीजें प्रोसेस है कि फोर्थ का इज राइट आंसर सी, कभी कम और कभी ज्यादा खाना। करेक्ट। चलिए बुक पे देखेंगे तो ज्यादा खाना दिखाएगा, क्योंकि वहां पे बस जब ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो ज्यादा खाना पे फोकस, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है ना तो उसके अकॉर्डिंग देखते तो क्या, तो हमारा सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वसा के इस्तेमाल के, मतलब वसा का जो यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, उसके इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है, जो आजकल की जो सोच है युवाओं की क्या है कि फैट हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम फैट ले भी रहे हैं तो कौन सा फैट हमें यूज करना चाहिए। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड विकल्प की बात करते हैं, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड विकल्प की बात करते हैं, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो जो आजकल की धारणा है, इतना तो सभी को पता है कि फैट जो जमने वाला नहीं होगा उसी का यूज करना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वसा का उपयोग नहीं, ये नहीं होगा, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। मतलब अनसैचुरेटेड जो हमारा फैटी एसिड होता है उसके रूप में इसका यूज करना चाहिए, सैचुरेटेड वाला नहीं। और उपयोग ना करें ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम फैट का यूज ना करें, बिना उसके चलन से मतलब चलना ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो फैट हमें देखने को मिलेगा, हमारे आहार में जो होता है फैट हमारे आ जाता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो वसा का उपयोग अनसैचुरेटेड फैटी के रूप में करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक बनता है, गैस बनता है, जो भी निकलता है हानिकारक जो तत्व होता है। तो जब उसको काफी देर तक गर्म करते हैं तो कौन सा ऐसा जो हानिकारक क्या कहते हैं गैस या तेल तत्व हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल दिखा रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, एक्रोलिन की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, लिनोलिक अम्ल की बात हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि वसा या तेल अधिक देर तक, कितना अधिक देर तक गर्म करें या फिर इसका क्या करें, बार बार यूज करें। एक बार यूज किया फिर दोबारा उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख दिया, फिर उसको यूज किया फिर उसको स्टोर करके, मतलब बार बार उसका जो यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमें कौन सी गैस तत्व देखने को मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा एक्रोलीन। किसकी बात हो रही है, एक्रोलीन की बात हो रही है। गैस तत्व क्या होगा, हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए। और ये चीज हमें वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से देखने को मिलती है। लिनोलिक जो हमारा हो जाता है, इसमें आवश्यक वसी अम्ल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आवश्यक वसी अम्ल है। कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, एस्टेरॉल के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा कोलेस्ट्रॉल है और दूसरे की अगर बात करते हैं तो आर्गेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यह हमारा बता रहा है इसमें आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारणा के लिए। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जो आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ की बात हो रही है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं विटामिन ए, सेकंड की बात करते हैं विटामिन सी, थर्ड की बात करते हैं विटामिन डी और फोर्थ की बात करते हैं विटामिन के। हेलो आदि जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेवेंथ, जी हाँ आदि जी बिल्कुल, अब वन का आप आंसर क्या कर रहे हैं, सी आप आंसर कर रहे हैं जी। चलिए वन का आंसर आप क्या करें, सी करें, विटामिन डी। बिल्कुल सही आपका कि कैल्शियम और फास्फोरस के साथ विटामिन डी जो हमारा होता है इज राइट आंसर। कि क्या करता है, हड्डियों के विकास में सहायक होता है। तो डी इज राइट आंसर, करेक्ट। आदित्य जी का बिल्कुल सही और रिपु जी का भी 7 का आंसर इज सी सही है। ठीक है, चलिए अब विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए डी के वैसे हम लोग विटामिन के चैप्टर में से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, है ना। चलिए तो विटामिन ए भी हमारे आंखों से संबंधित बीमारी की बात करें, सी की बात करते हैं तो मसूड़े वसूड़े से क्या होता है, सूजन आ जाना, रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है, या घाव को बढ़ने में भी क्या होता है। और के की बात करते हैं, नेप्टोक्विनोन की भी बात करते हैं तो इसमें देखिए का रेटिनॉल की बात करते हैं, सी की स्कार्बिक एसिड और के की नेप्टोक्विनोन की बात हो रही है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल की बात हो रही है। तो कैल्सिफेरॉल क्या है, आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा ये पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल 7 का दोनों लोग का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 60 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहा है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम तथा वसी अम्ल 8 नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 8 ग्राम प्रोटीन और 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसी अम्ल की बात हो रही है। इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, मतलब 8 ग्राम प्रोटीन से, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से तथा 10 ग्राम वसी अम्ल से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 ग्राम प्रोटीन की, तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन की बात करें तो 4 कैलोरीज की प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज की बात हो रही है। 8 का पूछ रहा है, ठीक है, 4 × 8 की बात करें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका गुणा कर दे, ठीक है, 320 की बात हो जा रही है, 32 की बात हो रही है। अब उसके बाद 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। तो 60 ग्राम की बात हुई तो 60 गुणे 4, 6 चौक 24, 240 प्लस 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, कुछ तो इसमें मिस्टेक है। ठीक, अब 10 ग्राम वसा की बात हो रही है, कुछ इसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पे बात करेंगे 10 गुणे 9 मतलब 90 की बात हो रही है। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 6 चौक 24 1 जीरो हटा देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं अगर तीनों को ऐड कर देंगे 320 240 और 90 की बात हो रही 0 9 और 9 1 10 3 13 14 15 की बात 3 2 5 1 650, लेकिन विकल्प में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 6 तो 10 5 15 3 2 5 1 6, क्योंकि यहाँ पे 4 × 8 की 8 चौक 32 हो जा रहा है, राइट, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 8 चौक 32 की बात हो जा रही है 8 ग्राम, और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 60 की बात हो रही है 4 और 10 यहाँ पे। अब देखते हैं 240, फिर 8 चौक 32, फिर 90, 2 4 3 7 7 9 16 6 4 2 2 1 3, इसमें अब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 2 1 3, हाँ 3 6 2, क्वेश्चन को अच्छे देखते हैं। तो इसमें अभी करेक्ट आंसर इसका नहीं दे रहा है, तो चलिए इसमें लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है? 7th का सी नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आवाज आ रही है? चलिए 362, लेकिन यहाँ पे हमारे विकल्प में आंसर है, तो इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन को क्या करना, थोड़ा सा चेंज करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा ग्राम प्रोटीन, बट हम 8 को ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे सॉल्व करना था कि हमें उसकी मात्रा पता होनी चाहिए, फिर उसको क्या करना है, गुणा करना और आंसर के अकॉर्डिंग हमारा करना है। तो यहाँ पे आंसर ही थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ही क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व कर, कहीं कहीं केवल प्रोटीन के बारे में पूछ लेता है और कहीं कहीं केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? अभी तक तो घटाने की बात हो रही थी, क्योंकि मोटापे की बात हो रही थी। जी बिल्कुल आदि जी, तो अभी तक किसमें बात हो रही थी, वसा की मात्रा किस स्थिति में, अभी तक घटाने की बात है कि मोटापा कम करना, तो फैट का यूज नहीं करना। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, वसा किस स्थिति में उसको बढ़ाना है। तो विकल्प की बात करते हैं हृदय संबंधी रोग, बी की बात करते हैं कुपोषण, सी की बात करते हैं मधुमेह और थर्ड की बात करते हैं सुपोषण। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी स्थिति में हमें फैट को क्या करना है, अपने आहार में जो भोजन होता है उसमें क्या करना है, बढ़ा देना है। तो चलिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट, जो मात्रा को क्या करना, बढ़ा देना चाहिए। तो कुपोषण की स्थिति में, इसके हृदय संबंधी अगर रोग होगा तो फैट को कम करना है ना। लेकिन अगर मधुमेह, तो इसमें सुपोषण में व्यक्ति क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसे किसी प्रकार की फैट की आवश्यकता नहीं। यहाँ भी दो प्रकार से देख रहे हो, अल्प और कुपोषण की, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर स्थिति में बढ़ाने की बात है तो कुपोषण, जब व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित होता है तो कुपोषण में सुपोषण और क्या क्या तल्पोषण देखने को प्रकार में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा कुपोषण। व्यक्ति बहुत पतला दुबला होता है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होती, शरीर से भी अच्छा खासा नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जैसे कि आजकल लड़कियों को हम लोग देखते हैं, किसी भी लड़के लड़की को देखते तो क्या करते, बहुत ज्यादा पतले दुबले दिखाई देते, उनकी एज भी नहीं पता चलती है। ठीक है, बिल्कुल आदि जी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसमें। हाँ 9th का इस बीज राइट आंसर। तो क्या होता है कि उनको देखने से ना उनकी एज पता चलती है, किसी प्रकार से मतलब मुश्किल हो जाता है जज करना कि बंदे की, बच्चे की कितनी एज होगी। कोई बहुत छोटा रह जाता, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत ही पतला, तो कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा। तो क्या कर, क्योंकि उनका जो डाइट प्लान होता है, जो उनका आहार होता है, वही सही प्रकार से बैलेंस नहीं है। कभी बाहर गए कुछ खा लिए, घर का खाना बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगता। कौन चाहता है घर की रोटी सब्जी खाना, कोई भी नहीं चाहता है। तो सब क्या करते हैं, बाहर का ही खाते रहते हैं। मधुमेह आदि जी, चलिए बी का आंसर होगा बेटा, कुपोषण की बात होगी। ठीक है, मधुमेह की नहीं बताया ना, क्यों वसा की मात्रा स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए कुपोषण की स्थिति में, क्योंकि वहां पे दो प्रकार, यहाँ पे व्यक्ति को क्या होता है, थोड़ा सा उसके शरीर भरी भरी लगे तो उसको जितना हो सके घी तेल खिलाओ। क्वेश्चन नंबर 10 की देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का।
सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। सर्वाधिक ऊर्जा मतलब सबसे ज्यादा किस खाद्य पदार्थ से हमें ऊर्जा मिल रही है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं शुद्ध घी, सेकंड की बात करते हैं रिफाइंड, थर्ड की बात करते हैं मूंगफली का तेल और फोर्थ की बात करते हैं सरसों का तेल। तो अगर इस विकल्प की बात करते हैं कि इस विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है या कौन सा ऐसा पदार्थ है जो क्या कर रहा है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा कैलोरी देने का कार्य कर रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हम लोग करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, इसका राइट आंसर होगा शुद्ध घी। शुद्ध घी किसके अंतर्गत? वसा के अंतर्गत। वसा के अंतर्गत ये सारे भी आ रहे, लेकिन जो शुद्ध घी होता है जाकर हमारे शरीर में क्या होता है, जमने लगता है। ठीक है, तो इस राइट आंसर शुद्ध घी होगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। और कल का जो टॉपिक होगा मिनरल्स होगा, क्योंकि विटामिन इज कंप्लीट, फैट इज कंप्लीट। 10 का है बिल्कुल आंसर शुद्ध घी, राइट। चलिए कल मिलते हैं। गुड नाइट।